Hello everyone, my name is Mohammad Salim Haider from BS Part 2 Literature, and today I will be discussing with you guys about Napoleonic Wars. बट टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड या उन इवेंट्स को देख लेते हैं जो इन सीरीज ऑफ बैटल्स से पहले हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस के जो सोसाइटी थी वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी। पहला था क्लर्जी, या हम जिसे रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें पोप और प्रीस्ट वगैरह आ गए। दूसरा था नोबिलिटी, अमीर तबका या अपर क्लास और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। और तीसरा जो आ जाता था वो था पेजेंट क्लास, जिसमें बाकी लोग आ जाते थे, वर्किंग क्लास और जो पुअर लोग थे वो इसमें आ जाते थे। दूसरा इवेंट ये हुआ कि फ्रांस ने अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान उनको एड प्रोवाइड की थी और उसकी वजह से फ्रांस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। और किंग लुई जो उस वक्त फ्रांस के राजा थे, उन्होंने पेजेंट क्लास या जिसे हम गरीब तबका भी कहते हैं, उन लोगों पर बहुत हेवी टैक्सेस लगा दिए। उस वक्त पेजेंट क्लास की हालत ये थी कि वो बेचारे खाना तक अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे। और इस वक्त एक किस्म की मूवमेंट भी सामने आई जिसे हम आमतौर पे इनलाइटमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ कि लोग हायरार्की को क्वेश्चन करने लगे और ये भी पूछने लगे कि क्या किंग जो है वो वाकई में खुदा की तरफ से चुना गया है। इस मूवमेंट ने लॉजिक और रीज़न को प्रमोट किया और ये आइडियाज जल्द ही नोबिलिटी और वेल्दी बिजनेस मैन्स के बीच फैल गए। फिर क्या होता है कि 1789 में किंग लुई ने इन तीनों क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये स्टेट जनरल की मीटिंग्स के लिए बुलाया और उस मीटिंग में वो किसी भी कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंच सके और इस नतीजे की वजह से थर्ड स्टेट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली बनाना चाहिए। किंग लुई ने इस आइडिया से डिसएग्री किया, जिसकी वजह से फ्रांस में कई दंगे और फसाद हो गए और नतीजतन 14 जुलाई 1789 में रेवोल्यूशनरीज ने बेसिलिस के फोर्ट पर हमलावर हुए और तकरीबन डजन कैदियों को वहां से रिहा किया और जो वेपन्स और एम्यूनिशंस वहां पर थे वो उनको अपने कब्जे में ले लिया। अब यही वो स्पेसिफिक पॉइंट था जहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी। अक्सर लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाह रहे थे, बट यहाँ पर रेवोल्यूशन ने डार्क टर्न ले लिया और काफ़ी इंटरनल और एक्सटर्नल वार्स शुरू हो गई। और जेकोबिन्स के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और 16,000 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसमें किंग और क्वीन भी शामिल थे। जो दूसरे सराउंडिंग कंट्रीज में एम्पायर्स थे, उन्होंने इस रेवोल्यूशन को रोकने की काफ़ी कोशिश की थ्रू सेवरल कोएलिशंस, बट ये कोएलिशंस भी फेल हो गए। और यही वो पॉइंट है जहां पर नेपोलियन की एंट्री होती है। अपना बचपन मिलिट्री स्कूल में गुजारने के बाद नेपोलियन को कमांड 26 ईयर्स की एज में मिली। ऑस्ट्रिया, इटली और इजिप्ट में फाइट्स करने के बाद नेपोलियन फ्रांस वापसी आ गया और उस वक्त फ्रांस में एक न्यू गवर्नमेंट जो डायरेक्टरी के नाम से जानी जाती है वो पॉपुलर हो रही थी। 1789 में नेपोलियन ने इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और फर्स्ट काउंसिल ऑफ रिपब्लिक बन गए। नेपोलियन ने लुइसियाना, जो कि अब अमेरिका का हिस्सा है, उस वक्त वो फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था, तो नेपोलियन ने लुइसियाना अमेरिका को भेज दिया ताकि वो ब्रिटिशर से बच सके। और 1803 में ब्रिटेन ने फ्रांस को नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड से जाने का अल्टीमेटम दे दिया। नेपोलियन ने कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने की कोशिश की, पर वो इस क्वेस्ट में नाकाम रहा
और यहीं से नेपोलियन वार्स की जो एक सीरीज है वो शुरू होती है। उस वक्त ब्रिटेन की नेवी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो इन्होंने जो चीज़ें फ्रांस में समुद्री रास्तों से आती थी उनको काफ़ी मुश्किल बना दिया। और इस वक्त जो है नेपोलियन को एम्परर का टाइटल मिलने के साथ साथ इटली के किंग होने का टाइटल भी हासिल कर लेता है। और फिर बनती है थर्ड कोalition। इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, रशिया मौजूद थे, जिसमें जिसका मेन मकसद था फ्रांस को स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड से बाहर निकालना। और 1805 में फ्रांस ने स्पेन को पैरालाइज कर लिया और समुद्री जंग बैटल ऑफ ट्रेफलगर हुई, पर वो लॉर्ड नेल्सन के हाथों शिकस्त खा गए। और लैंड पर रोमन एम्पायर से होते हुए फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर हमला करके वियना पर कब्जा कर लिया, और ये उन्होंने रशिया और ऑस्ट्रिया की कंबाइंड फोर्सेस के आने से पहले किया। दोनों आर्मीज आपस में बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स में भिड़ी, जिसमें 25,000 रशियन और ऑस्ट्रियन सिपाही हलाक हो गए, जबकि फ्रांस के 7,000 सिपाही मर गए। नेपोलियन ने रोमन एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया और एरिया को रीऑर्गेनाइज कर दिया एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। देन अगेन 1806 में एक और कोalition बनी, जिसमें रशिया, प्रुशिया, ब्रिटेन, सैक्सनी एंड स्वीडन मौजूद थे। नेपोलियन ने प्रुशिया को डिफीट करने के बाद रशियन फ्रंटियर की तरफ बढ़ा। और 1806 में दूसरा काम जो नेपोलियन ने किया वो था कॉन्टिनेंटल सिस्टम का बनाना, जिसका मेन पर्पस यही था कि कोई भी मुल्क ब्रिटेन के साथ कारोबार नहीं कर सकता। और इस वक्त ब्रिटेन ने डेनमार्क और नॉर्वे पे हमला कर दिया, क्योंकि इनको ये डर था कि कहीं नेपोलियन इन पर अटैक करके इनकी शिप्स का इस्तेमाल करके हम पर ना हमलावर हो जाए। और ये भी नोट करने के लायक है कि नॉर्वे और डेनमार्क जो थे इस वक्त न्यूट्रल थे, और ब्रिटेन की इस हरकत की वजह से उन पर गुस्सा होकर डेनमार्क जो है वो फ्रांस के साथ मिल जाता है। बाद में नेपोलियन ने रशिया पर हमला कर दिया, क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और नतीजतन 1812 में तकरीबन 5 लाख सोल्जर्स ने मॉस्को पर हमला करके शहर को जला डाला। और इस वक्त रशिया में सर्दी का मौसम आ गया, और नेपोलियन की आर्मी सर्दी में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं रखती थी, तो काफ़ी सोल्जर्स बीमार हो गए। और रशियंस जो हैं वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट से जाने जाते हैं, तो रशियंस ने हार मानने से इनकार कर दिया और नेपोलियन को हार माननी पड़ी। इस जंग में 27,000 फ्रेंच सोल्जर्स जिंदा वापस आए, और जबकि 3,80,000 मारे गए या पकड़े गए। और फिर बाद में सिक्स कोalition बनती है, जिसमें नेपोलियन बैटल ऑफ लाइप्जिग हार जाता है और फिर पेरिस वापसी चला जाता है और वहीं पर सरेंडर कर देता है। और बाद में नेपोलियन को एग्जाइल किया जाता है। फिर वो एक बार वापसी आता है 1815 में, और बैटल ऑफ वाटरलू हारने के बाद उसको फिर से एग्जाइल किया जाता है सेंट हेलिना नाम के एक आइलैंड पर। यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। So that's the end of the video, guys. Thanks for watching this video. Make sure to hit the like and subscribe button and leave a comment. Yeah.